हम लोग पढ़ रहे थे दीपक से साक्षात्कार। ध्यान रखें, हम दीपक का साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, हम दीपक से साक्षात्कार कर रहे हैं, यानी दीपक से यानी दिए से एक मुलाकात की बात कर रहे हैं। आगे की कहानी हो चुकी थी। अब हम लोग इस पैराग्राफ पे थे जहाँ से शुरू होता है, अचानक मिर्जा के चेहरे पर यूरेका छा गया। हम यहीं से शुरू करते हैं। लेखक बता रहे हैं कि अचानक मिर्जा के चेहरे पर यूरेका छा गया। यूरेका मतलब प्रसन्नता छा गई। वे एक नाली के किनारे कूड़े के ढेर में दिए को खोजने में कामयाब हो गए। लेखक बता रहे हैं कि मिर्जा साहब नाली के किनारे कूड़े का ढेर लगा हुआ था। उस कूड़े के ढेर में एक दिया उन्हें दिखाई दे गया और ये उनकी कामयाबी का कामयाबी मतलब सफलता का राज था, यानी उनके प्रसन्न होने का ये राज था कि उन्हें दीपक जिसकी खोज में थे मिल गया। इंटरव्यू कन्या को इशारा किया, जिस लड़की को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया था, मिर्जा जी ने उससे इशारा किया। कन्या मुस्कुराई। वो लड़की जो थी मुस्कुराई। अपना तथा माइक का टेप ऑन किया। उसने खुद बोलना शुरू किया। अपना मतलब उसने बोलना शुरू किया और माइक का टेप ऑन किया ताकि उसकी बातों को रिकॉर्ड किया जा सके। दीपक जी आप कैसे हैं? उसने दीपक से पूछा, यानी दिए से पूछा, आप कैसे हैं? आई मीन हाउ आर यू मिस्टर लैम्प? उसने इंग्लिश में उसको रिपीट किया कि आप कैसे हैं। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। दीपक की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। सुंदरी मुस्कुराई, कसमसाई, सकुचाई, किंचित झल्लाई। फिर सवाल दोहराया गया, आप कैसे हैं? इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने अपने सारे कार्य किए। पहले उसने मुस्कुराया, फिर थोड़ा परेशान हुई, फिर उसे दोबारा इसी प्रश्न को पूछने में संकोच हुआ। किंचित मतलब थोड़ा सा झल्लाई, यानी उसे बुरा भी लगा फिर से, परंतु फिर भी वो अपने काम को बखूबी जानती थी, इसलिए उसने दोबारा प्रश्न किया, आप कैसे हैं? क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं दीपक जी? उसने अगला प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और मेरी आवाज़ क्या आप तक जा रही है? जवाब नदारद का मतलब अनुपस्थित, जवाब कुछ भी नहीं आया। कन्या आदतन बोली। आदतन मतलब आदत से मजबूर व्यक्ति। कारण वो लड़की जो इंटरव्यू लेने वाली थी वो अपनी आदत से मजबूर बोली, लगता है दीपक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीडिया वाले क्या करते हैं, जब कोई प्रश्न पूछते हैं और उधर से जवाब नहीं आता तो वो ये मानते हैं कि शायद जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उस तक नेटवर्क नहीं जा रहा है, तो वो ये बात अपने दर्शकों को, श्रोताओं को स्पष्ट करते हैं कि शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी वही स्थिति है। इस बीच मिर्जा पास के पंचर बनाने वाले को पकड़ लाए जो कि पहले बर्तन बनाता था। इसी बीच मिर्जा साहब पास में एक व्यक्ति जो पंचर बनाने का कार्य करता था उसको लेकर आए। यद्यपि पंचर बनाने वाला पहले मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था और दीपक तथा कन्या के बीच वार्ता अनुवाद का काम पंचर बनाने वाले को सौंप दिया गया। लेखक कह रहे हैं कि दीपक से जो बात होगी और उसका जो अनुवाद यानी ट्रांसलेशन होगा वो ये बर्तन बनाने वाला व्यक्ति करेगा। अर्थात बर्तन बनाने वाला व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाली उस लड़की और दीपक के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। जवाब नदारत। हाँ, इसी बीच और दीपक का कन्या के बीच वार्ता अनुवाद करने को सौंप दिया। इस आउटसोर्सिंग के बाद इंटरव्यू का व्यापार धड़ल्ले से चलने लगा। जैसे आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से योगदान और सहयोग प्राप्त होने के बाद लड़की जो इंटरव्यू लेना चाहती थी उसका इंटरव्यू आराम से चलने लगा। कन्या दीपक को कॉलर माइक पहनने की पहले ही पहना चुकी थी। कहने उस लड़की ने दीपक को, यानी कि उस व्यक्ति जिसका इंटरव्यू लेना था उसको कॉलर माइक पहना दिया था ताकि इसकी आवाज़ अच्छी प्रकार हम तक पहुँचे। सवाल, दीपक जी आप कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं?
उसने पहला प्रश्न किया, दीपक जी आप कैसे हैं और आप यहाँ पर पड़े हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब मिला, हमारी हालत उस सरकार की तरह है जिसका तख्ता पलट गया हो। दीपक ने कहा, हमारी हालत यानी हम दीपक की हालत इतनी बुरी है जैसे किसी सरकार का अचानक तख्ता पलट दिया जाए और उसे राजगद्दी से उतार दिया जाए तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वही मानसिक स्थिति हमारी है। मैं पहले पूजा गया, फिर महीनों रोशनी देता रहा। दीपक कह रहा था, पहले लोग मेरी पूजा करते थे और महीनों मुझसे रोशनी लिया करते थे। आज मुझे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। आज कूड़े के ढेर में मैं पड़ा हूँ, कैसा महसूस कर सकता हूँ? कह रहा, मेरी हालत इतनी बुरी है कि आज मेरे रहने के लिए भी जगह नहीं है और लोगों ने मुझे कूड़े में फेंक दिया है। आप ही बताइए, भला मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ? कोई ऐसे में मेरी हालत ओल्ड होम में अपने दिन गिनते बुज़ुर्गों सी हो गई है। दीपक ने उस लड़के को समझाया कि मेरी ओल्ड होम यानी वृद्धाश्रम में रहने वाले जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन गिन गिन कर काटते रहते हैं कि कब मेरा अंत आएगा और मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। दीपक कह रहा है, ठीक उसी वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गों की तरह मेरी ज़िंदगी हो गई है। मैं एक एक दिन काट रहा हूँ कि कब मुझे इस नर्क भरी ज़िंदगी से मुक्ति प्राप्त होगी। लड़की ने अगला सवाल किया, आप यहाँ कब से पड़े हैं? मेरा मतलब कब से यहाँ रह रहे हैं? लड़की ने प्रश्न किया कि आखिर दीपक जी आप यहाँ पर कब से पड़े हुए हैं? मेरा मतलब आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? जवाब आया, अब हमारे पास कोई घड़ी या कैमरा तो है नहीं जो बता सके। उसने कहा कि आज आपकी तरह हमारे पास कोई घड़ी या कैमरा तो है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। कैमरा, कैलेंडर कि कैलेंडर भी नहीं है जो बता सकें कि कब से पड़े हैं यहाँ पर। वो उसने बताना शुरू किया कि आपने जो प्रश्न पूछा है, ना तो मेरे पास कैलेंडर है कि मैं डेट देख करके आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर कब से पड़ा हूँ, लेकिन आने से पहले मैं सामने की नाली में पड़ा था। कह रहा, परंतु जब आप आए हैं उससे पहले मैं वो जो सामने नाली बह रही है मैं उसमें पड़ा हुआ था। हमारे ऊपर पड़े तमाम कूड़े कचरों के कारण नाली जाम हो गई। मैं उस नाली में था, मेरे ऊपर तरह तरह के कूड़े कचरे फेंक दिए गए जिसकी वजह से नाली जाम हो गई। तो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसे साफ कराया तथा मुझे कूड़े समेत यहाँ पटक दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ। कहीं लोगों ने नाली का जाम खुलवाने के लिए आपस में चंदा लगाया और यहीं पर उस कूड़े के साथ मुझे पटक दिया और मैं तब से यहीं पर पड़ा हूँ। सवाल, आप पॉलीथीन, पार्थेनियम वगैरह के साथ कैसा महसूस करते हैं? डर नहीं लगता आपको अकेले यहाँ इसके बीच? रिपोर्टर महिला ने लड़की ने उससे पूछा, पॉलीथीन और विभिन्न प्रकार के कूड़ों के साथ आप यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन कूड़ों से आपको कोई खतरा महसूस होता है या आपको इनसे डर नहीं लगता? दीपक ने जवाब दिया, यहाँ तो सब कुछ कूड़ा है। कहा, यहाँ पर जितना कुछ भी पड़ा है वो सभी कूड़ा है। इवन मैं भी एक कूड़ा हूँ। यहाँ कूड़े में जातिवाद, संप्रदायवाद तो है नहीं जो किसी से डर लगे। दीपक ने कहा कि सभी को डर सांप्रदायिकता से लगता है, जातिवाद से लगता है, और यहाँ कूड़े में किसी का कोई धर्म या जाति नहीं है। तो यहाँ पर भला किससे डरने की आवश्यकता क्या है? जो किसी से करें, लेकिन हमारा और पॉलीथीन का क्या मेल? दीपक कह रहा है, पॉलीथीन अपनी जगह पर है और मैं दीपक अपनी जगह पर हूँ। हमें कोई ठोकर मारेगा, हम खत्म हो जाएंगे। कहने कि अगर दीपक का क्या कहना है कि मैं मिट्टी का बना हूँ, अगर कोई मुझे अपने पैरों से ठोकर मार दे या गिरा दे तो मैं टूट फूट कर फिर से इसी मिट्टी में मिल जाऊँगा, अपना अस्तित्व समाप्त कर लूँगा। वे बहुतों का ख़त्म करके तब जाएंगी। कहने और पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन विनाशक है।
वो बहुत सारे लोगों को पहले मारती है, यानी उनको नुकसान पहुंचाती है, विभिन्न प्रकार के उनके अंदर बीमारियां पैदा करती है, उसके बाद तब वो समाप्त होती है। ये जो बगल की पॉलीथीन देख रही हैं, ये 3 गायों को उनके पेट में घुसकर निपटा चुकी है। उसने बताया कि ये जो बगल में मेरे पॉलीथीन पड़ी है, ये 3 गायों ने इसे खाया। पहली गाय ने खाया और वो मर गई, फिर उसी को तीसरी गाय ने खा लिया, दूसरी गाय ने भी खा लिया, और वो 3 गायों को के पेट में जाकर फिर से बाहर आई, और इस तरह से 3 गायें मर गईं। परंतु इस पॉलीथीन को अभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सवाल किया, आपकी इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? उसने कहा, दीपक से पूछा कि आखिर आपका इतना सम्मान था, आप त्योहारों पर मंदिरों में, घरों में जलाए जाते थे, आपकी ये दशा कैसे हुई? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? दीपक ने जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा, इस बारे में हमारे और मिट्टी के दूसरे उत्पादों की दुर्दशा के संबंध में एक जनहित 5 साल से विचाराधीन है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। उसने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी दुर्दशा कैसे हुई अगर मैं ये बोलूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर है, एक मुकदमा दायर है, और वो पिछले 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, यानी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में अगर मैंने कुछ कहा, कुछ बताया, तो वो ये कोर्ट की अवमानना होगी। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट भी पॉलीथीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई रखती है और वो उसे बंद करना चाहती है, बदले में मिट्टी इत्यादि के बर्तनों का सपोर्ट करती है, परंतु वो भी पूरी तरह से निर्णय अभी तक नहीं दे पाई है, ऐसा दीपक का कहना है। फिर प्रश्न किया, आप में और उद्घाटन के दिए में क्या अंतर होता है? उसने कहा, जो आप हैं और जो उद्घाटन का दिया होता है, उसमें दोनों में अंतर क्या होता है? सब जवाब, वह जो एक नेता और आम आदमी में होता है। उसने जवाब दिया, हम दोनों में वही अंतर है जो एक नेता और एक आम आदमी में होता है। जैसे आम जनता का प्रतिनिधि होते हुए भी नेता आम जनता के कष्टों से ऊपर होता है। दीपक ने समझाया कि नेता आम आदमी के कष्टों का निपटारा करने के लिए बनाए जाते हैं और आम आदमी के कष्टों को समझकर उसको दूर करने का कार्य उनका होता है, परंतु नेताओं को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं है कि आम आदमी के कष्ट क्या हैं। करें वैसे ही उद्घाटन का दिया होते हुए भी हमेशा चमकता रहता है। करें ठीक उसी प्रकार उद्घाटन का दिया है जो दिया होते हुए भी हमेशा चमकता रहता है। उसे तेल की कोई कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस दिए का सम्मान, उसमें भरा हुआ तेल होता है और उस उद्घाटन के दिए में तेल की कोई कमी नहीं होती, उसमें भरते रहते हैं। उसके कंधों पर अंधेरे को भगाने का दायित्व नहीं होता, कहें वो एक 100 पीस होता है, उसका केवल हम उद्घाटन और उसके लिए प्रयोग करते हैं ताकि हमारा सम्मान बढ़ सके, परंतु उसके अंदर अंधेरा भगाने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती और हमारे पास अंधेरे को दूर करने की जिम्मेदारी है। वह रोशनी में रोशनी का झंडा फहराता है। कारण बहुत सारी रोशनियाँ जलती रहती हैं, उसमें भी उद्घाटन का दिया जला करके रोशनी में रोशनी को प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। भला इतनी रोशनी में उस दिए का क्या आवश्यकता है जो उद्घाटन के समय जलाया जाता है। हमारी तरह अंधेरे में नहीं लड़ता, हम अगर आम हैं तो वह खास है। करम और हम दीपक का क्या काम है? हम अंधेरे में से लड़ते हैं, हमारा काम है अंधेरे को दूर करना। करें अगर हम आम हैं तो वो खास है। तो दीपक ने समझाया कि वो खास किस्म का दिया है जिसका सब सम्मान करते हैं, और मैं एक साधारण किस्म का दिया हूँ जिसका कोई सम्मान नहीं है। दीपावली पर आप दिए लोग कैसा महसूस करते हैं? उस लड़की ने पुनः प्रश्न किया कि जब दीपावली आती है
तो आपकी तो धूम हो जाती है, चारों तरफ आपके ही चर्चे होते हैं। तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? दीपक ने जवाब दिया, इस दिन हमारी पूछ चुनाव के समय में स्वयं सेवकों की तरह बढ़ जाती है। हमें भी लगता है कि हम अंधेरे को खदेड़ कर दुनिया को रोशन कर रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरह से चुनाव आने पर जो स्वयं सेवक कार्यकर्ता होते हैं, यानी स्वयं से पार्टी का कार्य करने के लिए आगे आते हैं, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है और उन स्वयं सेवकों को लगता है कि पार्टी को जिताने में उनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक उसी प्रकार हम भी महसूस करते हैं कि दीपावली के समय में जो अंधेरा है उसको समाप्त करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ हम दियों का ही है। यह खुशनुमा एहसास मन में गुदगुदी पैदा करता है। वैसे हम सदियों से रोशनी बांटते रहे, यह कहते हुए करें ये एहसास हमारे अंदर प्रसन्नता फैलाता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं और सदियों से हमने अनंत समय से यह कार्य पूर्ण किया है। जो सुमन बीहड़ों में वनों में खिलते हैं वे माली के मोहताज नहीं होते। कह रहे कि हमने लगातार ये बात कही है कि जो सुमन यानी जो फूल बीहड़ों यानी जंगलों में वनों में खिलते हैं वे माली के मोहताज नहीं होते, यानी उसको उनकी देखभाल माली नहीं करता, वो स्वयं से ही क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं। जो दीप उम्र भर चलते हैं वे दीवाली के मोहताज नहीं होते। कह रहे हैं मैं उसी प्रकार का दीपक हूँ जो मैं सारी ज़िंदगी से जल रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार की दीपावली का मोहताज यानी उसके मुख देखना यानी उसके लिए मजबूर नहीं हूँ। मुझे दीपावली पर बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि मैं दीपावली पर ही प्रसन्न होता हूँ, बल्कि मैं सदियों से इस कार्य को, प्रकाश फैलाने के कार्य को करता चला आ रहा हूँ, इसलिए मैं उसका मोहताज नहीं हूँ। मैं उसका क्या हूँ, रोशनी का कदरदान हूँ। मैं रोशनी प्रदान करने वाला हूँ, ना कि मजबूर हूँ। मोहताज मतलब मजबूर। अगला सवाल पूछा उसने, आजकल आप लोगों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई? क्या आप लोग भी परिवार नियोजन अपना रहे हैं? उसने उससे प्रश्न किया कि आजकल लगातार आप दियों की संख्या कम होती जा रही है। क्या आप भी मनुष्यों की तरह परिवार नियोजन अपना रहे हैं, यानी कम से कम उत्पादन कर रहे हैं? उसने जवाब दिया, तमाम कारण हैं। तमाम मतलब अनेक कारण हैं। कटिया की बिजली की सहज उपलब्धता ने तथा तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने हमें उसी तरह बाहर कर दिया जिस तरह विकसित देश की कंपनियां अपने कर्मचारियों को ले ऑफ कर देती हैं। करें ठीक हम लोग कटिया की बिजली यानी जो बिजली की सहज रूप से प्राप्त हो रही है और तेल की कीमतें यानी दिए में जलने वाले तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो लोग उतनी कीमत नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो बिजली का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। करें जिस तरह विकसित देश, ठीक उसी प्रकार इस सारी मुसीबतों के कारण यानी तेल की कीमतें बढ़ने के कारण और बिजली की सहज उपलब्धता के कारण ठीक हमें उसी प्रकार से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्स्ट्रा कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे साथ भी वही हुआ है। अंधेरे के डर से हमें जब भी याद किया गया, कभी अपने काम से नहीं चूके। दिया कह रहा है कि जब भी लोगों के घरों में अंधेरा था और हमें याद किया गया यानी हमें जलाया गया, तो हमने अपना काम बखूबी किया है। हमने ज़रा सा भी, एक बार भी कोताही नहीं की, यानी कोई भी कंजूसी नहीं की और अपने दिए को जला मतलब हम अपने आप को जला करके भी हमने प्रकाश पहुंचाया। सवाल और जवाब साथ साथ चल ही रहे थे कि तेज़ हवा के कारण दिया कूड़े से सरक कर गहरी नाली में जा गिरा। वहाँ तक माइक का तार नहीं पहुँच पा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि दिए की स्थिति बता रहे हैं कि अचानक तेज़ हवा चलने लगी और उस तेज़ हवा के कारण वो जो दिया कूड़े के ऊपर रखा था वो गिर कर नाली में चला गया और उस इंटरव्यू लेने वाली लड़की का तार वहाँ तक नहीं जा सकता था। सुंदरी का समय भी हो चुका था, यानी उस लड़की ने भी जितना समय देना था दे दिया था। थैंक यू कहकर उसने अपनी मुस्कुराहट एवं माइक को एक साथ समेट लिया। उसने थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया दिए को और अपना माइक और मुस्कुराहट दोनों बंद कर दी।
हम वापस लौट पड़े। मिर्ज़ा कुछ उदासी के पलों से में पहुंचकर मोराज फैजाबादी का शेर दोहरा रहे थे। मिर्ज़ा जी जो इतने चहक रहे थे, इतने प्रसन्न थे, वो फिर से दिए की बात सुनकर गमगीन हो गए, यानी दुखी हो गए, और मेराज फैजाबादी जो एक शायर हैं उनका शेर गाने लगे। चाँद से कह दो अभी मत निकल, ईद के लिए तैयार नहीं हम लोग। कहें वो कहने लगे चाँद से कहो कि अभी लेट में आए, अर्थात कि लोगों से कहो कि दिए को अपनाएं और अभी दिए के महत्व को समाप्त ना करें। लेकिन घर पहुंचते ही पटाखे छुड़ाते बच्चों को देखते ही मिर्ज़ा उदासी को धूल की तरह झटक कर फुलझड़ी की तरह चमकने लगे, पता ही न चला। लेकिन कहने के लोग मिर्ज़ा ठीक उसी प्रकार फिर से उसी कार्यों में फंस गए जैसे लोग दुख को तो झेलते हैं, परंतु जैसे ही सुख दिखाई देता है दुख को झेलकर सुख का हिस्सा बन जाते हैं। मिर्ज़ा भी बच्चों को देखकर दिए के कष्ट को भूलकर उन बच्चों के साथ धूम धड़ाके में लट गए। ये था दिए का इंटरव्यू की पूरी कहानी और उसकी व्याख्या। अब हम लोग अगले टर्न पर दूसरी कहानी या दूसरी कविता जो भी होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है।